हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 24 बायोलॉजी का। ये चैप्टर बायोलॉजी का 24 है जिसमें हम जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि सीबीएसई के हों, एनआईएस को हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के हों, जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है और जिनका सिलेबस जो है जेनेटिक्स एंड सोसाइटी है। इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी अच्छी से। साथ में आपको डिस्प्ले भी होता है बहुत ही सुचारू रूप से, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो दोनों का डोज जो होती है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, अमृत समान हो जाती है। तो इसको आप देखना मत भूलना, और ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है कि इसमें हम डीएनए के बारे में जो है, जीन्स के बारे में जो है, क्लोन के बारे में, सब कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे, फिंगरप्रिंटिंग के विषय में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is transgenic microbes, plant and animal. There is a most important topic here, a transgenic microbes, plant and animal. There is also called to genetically modified organism, means GM organism. There is a genetically modified organism. A transgenic organism is contained in their genetical makeup. A foreign gene, that is a gene from another species or another kind of organism. A transgenic arise through the recombinant DNA technology. There the first topic is transgenic microbe. So here is a transgenic microbe. The bacteria are easily to be genetically modified by adding a foreign gene into their plasmid through the rDNA technology. As you have already learned in this lesson, a transgenic bacteria with the insulin gene and human growth hormones, a gene has been to the clone to the provide this hormone for a human use. That is the most important. There are insulin genes and human growth hormone gene has been to clone to be provide this hormone to human use. And other use of transgenic bacteria are a recomposing of pollutant and extracting a metal such as a copper and gold. That is the most important. And the next is a transgenic plant. There are some genetical or modified plant are herbicides and pest resistant, and are genetically they are modified tobacco plant containing a gene from to the fabulous and emit of green light.
Here is the most important though. There's a BT crops. There's a what is mean to the BT crop. The BT crops are genetically modified crop and therefore also is called transgenic crop. There is a BT is also called to the transgenic crop. There is the modified crop. And the name of BT crops because the transgenes are their foreground genes transferred into crop by the soil is a bacterium Bacillus thermogenesis means BT the bacillus and the bacterium is a Bacillus thuringiensis it means to the BT. The transferred genes is a transgenes is a not a harmful to be host crop into the was are genotypes the genes has been to the added. It is a code for a is a protein is called cryoprotein. There is a code for a protein is called cryoprotein. The bacteria is a BT live in the soil. In the genotypes, there is a genes called as cry genes, which are produced on insecticides, insect killing protein. That is called insect killing protein. A BT crops produce this protein when insect pest eat the BT crop. The cryoprotein is converted into the toxin substance by the enzyme present in the stomach of the pest. This tonic substance kill the pest and the chrysogenes has been to isolate and transfer it into many crops. Example cotton, maize, brinjal, tomato and tobacco as a test in the field. And they are resistant to the insect attack. Use of BT crops reduce this need for a spraying insecticides to kill to insect pest and insecticides are harmful to human and other animals. There is a most important here. The insecticides are harmful to human and other animals. However, but BT crops can be only be cultivated after permission from a government of India. The under Environment Protection Act means EPA. Their Environment Protection Act is the most important. This is because the internal is very there. The first is the sand BT crops make the toxin throughout their growing season. The pest may be involved with are BT distance. And second is non-target species like the butterflies may be die if they feed on BT pollen. There is a very bad here. There is a non-targeted species like a butterfly is a dead for the BT is a feeded on the dye and the BT pollen. There is a very dangerous and genetically modified crops may be harmful for the environment as they may be passed the genes into the close relative plant which may be a useless for a human but prejudice to the super weeds. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे समक्ष आया है परजीवी सूक्ष्म जीव पादप तथा प्राणी। देखिए ये कई मानने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हम सभी सूक्ष्म जीवी पादप हो या प्राणी के विषय में हम चर्चा करेंगे। कहते हैं इन्हें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव यानी इसे हम क्या कहते हैं GM ऑर्गेनिज्म यानी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। कहते हैं परजीवी जीनों की संरचना में बाहरी जीन अन्य प्रजातियों से प्राप्त जीन या अन्य प्रकार के जीव के जो है जीन प्रविष्टता किए जाते हैं। कहते हैं परजीवी जो है जीव नियोजन DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं सबसे पहले हमारा यही आता है परजीवी सूक्ष्म जीवी यानी सूक्ष्माणु यानी ट्रांसजेनिक मैक्रोब जो क्या होती है। देखिए जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हो कि DNA प्रौद्योगिकी की सहायता से बाहरी जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में प्रवेश कराया यानी संयुक्त कारक उनकी आनुवांशिक रूपांतरण आसानी से किया जा सकता है जिसके विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कहते हैं मानव वृद्धि हार्मोन जीन व इंसुलिन जीन युक्त परजीवी बैक्टीरिया को इन हार्मोनों को मानव के प्रयोग के लिए प्रदान करने के लिए क्लोन किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखती है कि इसको क्लोनिंग किया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो परजीवी बैक्टीरिया को अन्य उपयोग प्रदूषक के अपघटन एवं धातुओं जैसे तांबे तथा सोने को निष्कर्षण में भी हो सकता है। तो वो बातें कई मायने में इंपॉर्टेंट थी लेकिन अगर देखा जाए परजीवी पादप यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होती है तो प्लांट्स में इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कुछ आनुवांशिक रूप में रूपांतरित पादप जो है शाकनाशी या पीड़क जीवी प्रतिरोधी होते हैं यानी शाकनाशी या पीड़क जीवी प्रतिरोधी भी होते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित तमाकुल के एक पौधों में खाद्य तोड़ यानी जो है फायरफ्लाई का एक जीन प्रविष्ट कराया जाता है जिसके कारण यह हरा जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है
कि अगर रूपांतरित तमाकुल के पौधों में अगर जुनून यानी फायर फ्लाई का एक जीन प्रविष्ट कराया जाए तो जिसके द्वारा जो होता है हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है बीटी फसलें। देखिए बीटी फसलें अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं ये फसलें जो होते हैं आनुवांशिक रूप में रूपांतरित पादप होते हैं जिन्हें परजीवी फसलें भी यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी कहते हैं। इन्हें बीटी फसलें इसलिए कहा जाता है क्योंकि परजीवी अथवा जो है विजातीय जीन को जो है मृदा जीवाणु यानी बेसिलस यूरोजेनेसिस यानी बीटी द्वारा फसलों में स्थानांतरित किया जाता है। यानी एक जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बेसिलस कहते हैं, बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो है बीटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम इसको बीटी फसलें भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित जीन का जो है परजीन उस परपोषित जीन के लिए हानिकारक नहीं होता है। यानी ये जो होती है परपोषित जीन के लिए हानिकारक नहीं होता है जिसके जीन प्रारूप में जीन डाला गया हो, लेकिन यह काई प्रोटीन नामक जो है प्रोटीन को कोडित कर देता है। यानी ये काई प्रोटीन नामक प्रोटीन को ये कोडित करता है, जो कि अलग बात यहाँ पर रखती है। अगर देखा जाए बीटी जीवाणु मृदा में पाया जाता है। इसके जीन प्रारूप में एक जीन होता है जिसे हम काई जीन लिखा जाता है, जिसे हम काई जीन लिखा जाता है, जो पीड़कनाशी यानी पेस्ट मारने वाला होता है। यानी पीड़कनाशी होता है, पेस्टिसाइड जिसे आप कहते हो, यानी पेस्ट मारने वाला जो है केमिकल होता है। प्रोटीन का स्वेद करता है और बीटी इसी प्रोटीन को उत्पन्न करता है। देखिए जिसको मारने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है वही प्रोटीन जो है बीटी जो है उत्पन्न करता है। यानी जब कोई पीड़क कीट बीटी फसलों को खाता है तो इसके आमाशय में विद्यमान एंजाइम क्राई प्रोटीन में बदल देता है और उस पीड़क के कीट खा जाता है। यानी इस प्रकार जो है पीड़क कीट को खा जाता है, जो कि काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं अगर देखा जाए काय प्रोटीन की पूर्तिकृत कर दिया जाता है और अनेक फसल जैसे कपास हो, मक्का हो, बैगन हो, टमाटर हो और तमाकुल में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा खेतों में इसका परीक्षण भी किया गया है। ये फसलें जो है कीटों पिड़कों आक्रमण के लिए प्रतिरोधी का कार्य भी करता है। बीटी फसलों पर कीटनाशियों का छिड़काव करने की आवश्यकता कम हो जाती है क्योंकि पीड़कनाशी मानव एवं अन्य जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। देखिए बीटी फसलों पर कीटनाशी का छिड़काव करने की आवश्यकता कम हो जाती है क्योंकि पीड़कनाशी आपको पता ही है कि मानवों और जंतुओं के लिए कई मायने में हानिकारक होता है और कई मायने में उनके लिए जो है बहुत ही बुरा प्रभाव भी डालता है। फिर भी बीटी फसलों के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी न्यू दिल्ली यानी ICAR की अनुमति के बगैर नहीं उगाया जा सकता है। ये इसलिए कि कीट वैज्ञानिक निम्न बातों को से काफ़ी चिंतित है, इन बातों से काफ़ी उनको प्रभावित भी किया है। तो पहली बात तो यही था जो उनको काफ़ी प्रभावित किया था, वो था क्योंकि बीटी फसलें अपने उगाए जाने की समझ अवधि में अब विष उत्पन्न करती है। यानी जितना टाइम इसको उगाया जाता है ये सिर्फ विष ही उत्पन्न करता है, यानी जहर ही उत्पन्न करता है, जिसके कारण पीड़क बीटी के लिए प्रतिरोधकता का उत्पन्न भी कर सकता है। यानी अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हम वही चीज़ दे रहे हैं तो हो सकता है आने वाला टाइम में कीट जो इसका प्रतिरक्षा तंत्र बन जाए। तभी तो आपको देखते हो कि जो बहुत से मच्छर होते हैं मरते नहीं हैं। आज जितना भी फास्ट गार्ड मोर्टीन जितने भी जला लो उस पर कोई असर नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसके क्या हुआ प्रतिरोधक क्षमता उनका जाग चुका है और उसके खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वे जाति जिनके मरने का लक्षण नहीं होता जैसे जो तितलियां हो जाए, लेकिन बीटी पराग पर जो भोजन करने पर वो मर सकती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जिनको हम नहीं मारना चाहते हैं वो भी जीव इसके वजह से मर जाएंगे। तो ये बहुत बीटी जो है बहुत काफ़ी खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है और पर्यावरण में उपस्थित कई जीवों के लिए ये घातक भी सिद्ध हो सकता है। कहते हैं आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हो सकता है क्योंकि वे इन जीन के उसे संतृप्त संबंध पौधों में पहुंच जाता है जो मनुष्य के लिए बेकार हो सकती है, लेकिन अतिरिक्त अपूर्णता के रूप में जो है फलती फूलती भी रहती है। तो देखा जाए तो इसमें काफ़ी नुकसान भी है। तो इसको साइंस को इस बात को समझना चाहिए कि इसके चक्कर में दूसरे जीव भी अपने प्राण को त्याग देंगे। तो इसलिए इसको अभी प्रमाणित नहीं मिला है और इसको जो है इस्तेमाल भी करने की मनाही की गई है क्योंकि ये जिसको लगाया जाता है उस समय से ये विष उत्पन्न कर लेने लग जाता है और कई मायने में जो दूसरे जीव होते हैं उनको भी नष्ट करने के लिए अपना योगदान दे देता है। तो ये कई मानने में थोड़ा सा खतरनाक है। यही बात जो है साइंटिस्टों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आगे जो है हमारा दोस्तों ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या है देखते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल, देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर।
transgenic animal, their genes for a growth hormone from the cattle has been to studied through the genetic engineering to produce a large fish, pigs, and some other animals. There is the transgenic goats and can produce a blood clotting protein in their milk. And this may be useful for the children suffering from the disorder such as the hemophilia, in which the blood does not be clot. There is a most important for here. The one fact is the most important here. Our genetic engineering offer a wide scope for transferring genes from one organism to the another, such as a plant is a microbe, animal to the microbe. This is a gene transfer and not be possible by other techniques like hybridizations. However, our DNA is a technology is not without a problem. One is a dangerous that is a accidentally is a internationally is a pathogens may be produced and misused as in the biological is a warfare. Another strict guidelines has been to the laid down for a research in a genetical engineering. There is the most important here, and the next is a biosafety. There is biosafety is here. There is a biosafety, there is a public concern about their possible host and the using of genetically modified means GM is organized as a food. You already know that is a GM is organized one that is a content genes. From there is another species, for example, a BT brinjal as a GMS brinjal has genes added to be genomes of brinjal from another species by genetic engineering, which help it to be protect itself from one of its pests. The Salmonella fish has been genetically modified by adding to the more active salmon growth hormone genes. But the concern there about the safety of GM food to human and other animals are also to be environment. And as I said earlier, 2000 several countries agree to the biosafety protocols by which is the safety of using GM food is a false assertions before using them. In our countries, as Department of Biotechnology is a compliant with the rules of Environment Protection Act EPA has to be considered granted a permission for the research and use of any GM organism and after testing it is safety to human and other animals and environment. The next is biopiracy. Biopiracy is here. The biopiracy is mean to the theft. Is a biopiracy is mean to the protecting to the exporting or biologically resource of another country without being to the authorities to the given to the required compensation. For the example, a rich development country may be patent to the biosource such as the medicinally plant to traditionally knowledge of regarding to the biosource of development country. Sometimes is useful to biomolecules extract from a plant growing in another country may be a patent and use of the commercially benefit. Even genes from the foreign plants and animal may be a patent. Example, USA is granted a patent from the germ plasma and basmati rice grow in India. The next is the most important is a biopatents here. A patent is a officially document is a portions of the document permit their holder to use of sell his here invention. The duration of the patent is 20 years and is a patent hold has to be obtained a license on contain the dissolvable terms and condition. The India's Patent Act of 1970 is provide to patent from a invention to use of food. A medicine and drugs is allowed to the semiconductor, etc. In India, duration of patent for a 40-year expect of food and is a paraceuticals, which is only for a 7 year. There is a most important here. The patent is granted to be an inventor, so that is inventor is not be used by the other or commercially purpose. A patent may be granted for on invention to the discover to the improvement on earlier invention and process of genetical of patent and the concept of design. There is a most important patent is granted here. The first is on invention of the or discover and the improvement of the earlier invention. There is second and third is a process of genetics and patent, and the fourth is a concept of design. There is a most important here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है कि परजीवी जो है प्राणी यानी ट्रांसजेनिक एनिमल में आखिर क्या बात थी और क्या साइंटिस्टों ने यहाँ पर रिसर्च किया था। कहते हैं मवेशियों से प्राप्त जो वृद्ध हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के जीन के आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा प्रविष्ट
कराकर बड़ी मछलियाँ, सूअर अतः अन्य जीव उत्पन्न किए जा चुके हैं। परजीवी बकरी अपने दूध में रुधिर का थक्का बनाने वाले प्रोटीन उत्पन्न कर सकती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है, क्योंकि यहाँ पर दूध में देखिए कि यहाँ पर थक्का बनाने के लिए, रुधिर के लिए उपस्थित होती है प्रोटीन। ये हेमोफीलिया से पीड़ित बच्चों के लिए जिनके रुधिर थक्का नहीं बनता है, लाभदायक सिद्ध हो सकता है। देखिए आज जेनेटिकल मटेरियल के द्वारा कितनी जो है लाभदायक चीज़ों का जो है निर्माण किया जा रहा है, यानी इससे जो है कोई भी बच्चा हेमोफीलिया से ग्रसित होगा, अगर उस बकरी के दूध पिलाया जाता है तो उससे क्या होगा, उसको उस बीमारी से कई मायने में राहत मिल सकती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें की ऐसी खोज हुई है जो लोगों के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध भी हुआ है। अगर देखा जाए एक फैक्ट की बात, तो कहते हैं कि आनुवांशिक अभियांत्रिक में एक जीव से दूसरे जीव, जैसे पादपों से सूक्ष्म जीवों में, प्राणियों से सूक्ष्म जीवों में जीन के हस्तांतरण को व्यापक क्षमता है। ये तो बात जनरल सी है कि पादपों से सूक्ष्म जीवों में, प्राणियों में, जिसमें जीवों में जो स्थानांतरित होती है वो व्यापक रहती है, और इस प्रकार का जीन हस्तांतरण अन्य तकनीक जैसे संकरण द्वारा संभव नहीं है। यद्यपि आरडीएनए प्रौद्योगिकी समस्या रहित नहीं है। यह खतरा है कि दुर्घटनावश या इरादत रोजनारक उत्पन्न हो जाएं और उनका जो है दुरुपयोग हो, जैसे जैव युद्ध में हुआ था। कहते हैं जैव युद्ध जो है बहुत ही खतरनाक है। इसका जो है अभी इस समय लोगों को देखने को मिला है, जो कि कोरोना वायरस के रूप में था। कहते हैं जैव जो युद्ध होती है इतनी खतरनाक होती है जिसमें इंसानों को बचना संभव नहीं होता, क्योंकि ये वायु द्वारा और पानी द्वारा बहुत आसानी से फैलते हैं। जैसे आप कोरोना वायरस को भी जान चुके होंगे, और ये भी एक तरह से देखा जाए तो बायो वेपन के रूप में यूज़ किया गया था। अंततः आनुवांशिक प्रौद्योगिकी में अनुशासन के लिए कठोर निर्देश तय किए जाने की ज़रूरत है। देखिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर हम आनुवांशिकता खोज करते हैं या बायो वेपन के रूप में कोई चीज़ का निर्माण करते हैं, तो इसमें कठोरता से नियम को लागू करने के लिए हर देश को ज़रूरी है। नहीं तो जापान जैसे देश जो है ऐसे कोरोना वायरस की रिसर्च करेंगे और पूरे विश्व को जो है त्राही त्राही मचाने के लिए जो है विवश हो जाएगा। तो ये सब सही नहीं है। इस पे जो है पूरे विश्व को इस पे समस्याओं पर समाधान की आवश्यकता है। कहते हैं हमारे लिए बायो जो है जो रिसर्च हो रही है कई मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट तब साबित होता है जब उसका सही उपयोग किया जाए। अगर गलत उपयोग किया जाएगा तो वो कभी भी जग कल्याण और मानव जाति के लिए सही नहीं होगा। जैसे आपको भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों को पहुँचे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो है मुझे थैंक्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो और उनको जो है उनके मनपसंद टॉपिक उनके ही लैंग्वेज में, उनके ही भाषा में और उनके ही समझ में प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं ये सोने पर सुहागा उनके लिए होता है। तो सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है। कहते हैं ये तो विश्व की बात थी, लेकिन ये तो जर्नल आपके लिए है। अगर आप अग्रसर रहोगे, उसी प्रकार त्रिपाण सेंटर भी आपके लिए सदैव अग्रसर रहेगा। आगे हमारा है जैव सुरक्षा। कहते हैं अगर देखा जाए जैव सुरक्षा के बारे में, तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीएम यानी जीवों के भोजन के रूप में प्रयोग करने में संभावित जोखिम के बारे में लोगों के बीच चिंता बनी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी समस्या भी उत्पन्न कर रही है। आप जानते ही हो कि जीएम जीव वह होता है जिसमें किसी अन्य जीव के किसी जीन का समावेश होता है। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो बीटी बैगन को जो है देख सकते हो, जो कि जीएम बैगन है, जिसमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी अन्य प्रजाति के जीन उसके जीनोम में समाविष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे वह अपने ऊपर आक्रमण करने वाले पीड़कों में से एक पीड़क को आक्रमण से अपनी सुरक्षा कर लेता है। ठीक है, अगर देखा जाए सालन मछली में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय सालन के वृद्धि हार्मोन के जीनों में सुरक्षा जो होती है, जीनों में समावेशित कर उसे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित बनाया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। लेकिन जीएम खाद्यों के मानकों और अन्य जंतुओं के लिए पर्यावरण के लिए भी सुरक्षा के लेकर चिंता बनी हुई है। कहते हैं अगर देखा जाए तो सन 2000 के आरंभ में अनेक देश एक जैव सुरक्षा संधि के लिए सहमत हो गए थे, जिसके द्वारा जीएम खाद्यों के इस्तेमाल किए जाने में पूर्व उनकी सुरक्षा के बारे में निश्चित कर दिया जाए, जो कि बहुत मायने में ज़रूरी भी था, क्योंकि जैविक खाद्यों को अगर सुरक्षित करना है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये बायो होती है, और बायो जो होती है काफ़ी खतरनाक भी होती है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में जीएम जीव का
उसके मानवों और अन्य जंतुओं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने की जांच करने के ठीक है बाद ही प्रयुक्त किया जा सकता है। इसकी जिम्मेवारी जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की होती है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA के नियम के अनुपालन अनुसार जो है अनुसंधान के लिए अनुमति भी देता है। कहते हैं जीएम जीव का उपयोग तभी किया जा सकता है जब अन्य जीव, पर्यावरण एवं मानव की सुरक्षा हेतु सभी प्रकार से परीक्षण कर लिया जाए। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और माननीय भी है कि जितना हो सके कोई भी अगर बायो हम रिसर्च करते हैं तो उसको हर जो है कसौटी पे खड़ा कर लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये आगे चल के जो है मानव के लिए कहीं क्षति का कारण न बन जाए। तो इन सब बातों को जो है साइंटिस्ट देख के ही इसको जो है हमारे देश में लागू करते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी है और ज़रूरी भी है। दोस्तों उसके पश्चात हमारे समक्ष है जैव चौर्य यानी बायोपैरेसी। देखिए बायोपैरेसी भी उसी प्रकार की एक टेक्निक है। कहते हैं अंग्रेजी शब्द जो है पैरेसी यानी चौर्य का अर्थ है पैरेसी, ठीक है, और चोरी का कार्य यानी चौर्य। इस शब्द को पूर्व जो है बायो जैव लगा हुआ है। अंत इसका शाब्दिक अर्थ होता है जैव चौर्य। जैव चौर्य कहने का तात्पर्य है कि किसी देश के जैविक साधन बिना उसकी अनुमति के या बिना पर्याप्त मुआवजा प्रतिपूर्ति के जो है पेटेंट करा लेना या दोहरा करना। इसका मतलब दोस्तों समझ गए होंगे कि जैव चौर्य का मतलब है बायोपैरेसी। इसका मतलब है कि बायो चीज़ों को चोरी करना यानी बिना अनुमति के दूसरे देशों से उसको चोरी कर लेना। ऐसे बहुत से बातें थी जिनको चोरी के इंजामों में दिखाया भी गया है। कहते हैं एटम्स बम सिर्फ अमेरिका के पास था, लेकिन ये परमाणु बम आज के समय में हर जगह हर देशों में मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई लीकेज थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थी जिसको बायोपैरेसी के नाम भी दिया जा सकता है। कहते हैं कोई चीज़ अगर हमें ख़रीदना होता है तो उसको मुआवजा दे के फिर हम उसके फार्मूला लेते हैं। तो आज ऐसी चीज़ें बहुत हो रही है और ये देश कल्याण के लिए और जीवन के लिए सुरक्षित नहीं है। कहते हैं उदाहरण के लिए कोई धनी देश किसी विकसित देश के जैव साधन का जो है पेटेंट करा ले, ऐसे विकासशील देशों के औषधि पादप या पारंपरिक ज्ञान का जो है पेटेंट करा ले। प्रायः ऐसा होता है कि धनी देश ऐसे देशों को पादपों से प्राप्त लाभदायक जैव अणुओं को पेटेंट करा लेते हैं और वर्जनीय लाभों के लिए इनका उपयोग भी करते हैं। यहाँ तक कि विदेश पादपों और प्राणियों के जीनों का भी पेटेंट करा लिया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में जो है पारंपरिक रूप से उगाए जा रहे बासमती चावल के लिए जम प्लाज्मा पेटेंट स्वीकृत किया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। बात सही है कि बहुत से देश जो होते हैं बिना पूछे बिना इजाज़त के ही अपने देश में उस चीज़ों को पेटेंट करा लेते हैं। अगर अब देखा जाए साइंस में ही देखा जाए तो आपको पता है कि भारत में सुश्रुत जो थे उन्होंने जो है चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की किया, लेकिन ऐसा हमें किसी भी देश में नहीं मिला। लेकिन ये सारे चिकित्सा सर्जरी की बातें थी, आज हमारे देश से दूसरे देशों में ये काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी विकसित है। तो इसका क्या अर्थ समझा जाए, क्या समझा जाए, क्या इन्होंने यहाँ से इसको चोरी किया? तो ये बायोपैरेसी जो होती है बहुत ही आम हो गई है और आने वाला समय में देखना ही खतरनाक भी सिद्ध होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है बहुत ही सीमित रूप में और सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें बहुत से रूल रेगुलेशन हस्ताक्षर भी हुए हैं, लेकिन इसका मान्यता सही रूप में सामने नहीं आया है। लोग इसका हमेशा जो है खंडन ही किए हैं। तो ये देश कल्याण के लिए और जग कल्याण के लिए और मानव कल्याण के लिए कदाचित उचित नहीं रहेगा। कहते हैं उसके पश्चात हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जैव पेटेंट। देखिए जैव पेटेंट का मतलब होता है जो कानूनी तौर पे पेटेंट करवाया जाता है। एक पेटेंट सरकारी दस्तावेज होता है और दस्तावेज होने इसके स्वामी को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि अपनी खोज का प्रयोग कर सकता है और वो बेच भी सकता है। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष की होती है और पेटेंटकारी को कुछ उचित शर्तों और दशाओं को आधार पर लाइसेंस प्राप्त कर लेना होता है। कहते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट यानी 1990 के अनुसार इस पेटेंट का उद्योग खाद्य, दवा, औषधि और मिश्र धातु, अर्धचालक आदियों से संबंधित अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है। भारत में जो है पेटेंट की अवधि 14 वर्ष की होती है, लेकिन खाद्य और भौतिक मामलों में वह केवल 7 वर्ष को ही रखा गया है। कहते हैं खोजकर्ता को पेटेंट पर स्वीकृति किया जाता है ताकि उनके द्वारा किए गए खोज का वाणिज्यिक उपयोग कोई दूसरा न कर सके। पेटेंट नियम के लिए स्वीकृति किया गया है, यानी कुछ बातों को यहाँ पर रखा गया है। वो बातें जो हैं मेनली ये होता है कि अवलंबन या खोज यानी कैसे डिस्कवर हुई है, पूर्व किए गए अन्वेषण में सुधार यानी जो पुराने किए गए हैं उनमें हम सुधार किस प्रकार कर सकते हैं, या पेटेंट उत्पादन की प्रक्रिया
या संकल्पन का डिज़ाइन। तो इन बातों पे जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, तभी जाके जो ये आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है फिंगर प्रिंटिंग, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसको देखना ना भूलना, क्योंकि उसमें हम फिंगर प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे और इसको जो है फोरेंसिक साइंस में कितना उपयोगी सिद्ध होता है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आप एक ही काम करना है, आपने चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।